नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान के संपूर्ण 30 प्रश्नों का पेपर लेकर आया हूं। प्री रीड आप इसको कह सकते हो साइकोलॉजी के लिए। बहुत ही क्वालिटी वाला प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, क्वालिटी वाले प्रश्न, और बिल्कुल पूरे ही 30 प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए हैं साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, NEP 2020 के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कोठारी और प्रोफेसर एकनाथ। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपको पहले प्रश्न में सही लग रहा है? तो साथियों, जो NEP 2020 है, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें जो गठित कमेटी है, इसके लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उसके जो अध्यक्ष थे वो इसरो के पूर्व प्रमुख जो थे साथियों के कस्तूरीरंगन वो थे। विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 क्या है? अधिगम के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, बाह्य अभिप्रेरणा से अधिगम में कमी आती है और अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। तो जो कथन यहाँ पर आपको उपयुक्त नहीं लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 2 में करना है। देखिए, अधिगम के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से जो कथन उपयुक्त नहीं है वो है विकल्प नंबर 3। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है बाह्य अभिप्रेरणा से अधिगम में कमी आती है। तो कमी थोड़ी आती है साथियों, आंतरिक अभिप्रेरणा हो या बाह्य अभिप्रेरणा हो, अधिगम को तो बढ़ावा देती है ये चीज़ें। बाकी दूसरा और पहला और जो चौथा विकल्प है ये तो अधिगम के बारे में सत्य है, क्योंकि अधिगम से व्यवहारगत परिवर्तन भी होता है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर भी है और परिपक्वता का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो थर्ड विकल्प ही आपके दूसरे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या का हल साहचर्य पर आधारित हो उस सिद्धांत को निम्न नाम से जाना जाता है: गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत और अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, विकल्प देख लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर रहेगा आपके तीसरे प्रश्न में विकल्प नंबर 4, जो अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं साथियों। क्योंकि क्रिया प्रसूत वाला भी अनुबंधन का है लेकिन ये अलग से ही दे रखा है, इसलिए ये अनुबंधन का सिद्धांत चौथा विकल्प सही रहेगा आपके। जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, इसमें समस्या का हल कैसे किया जाता है? साहचर्य पर आधारित, मतलब अनुबंधन पर आधारित। तो विकल्प नंबर 4 आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, अच्छी तरह से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इनमें से कौन सा आत्म संप्रत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। जो आत्म संप्रत्ति की विशेषताओं में नहीं है सम्मिलित, वो देखना है। विकल्प है, आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है, आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है, आत्म संप्रत्यय में लोग अपने आप से जुड़ते हैं, आत्म संप्रत्यय दूसरे के प्रति दृष्टिकोण है। तो जो आत्म संप्रत्यय की विशेषताओं में सम्मिलित आपको नहीं लग रहा है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 4 में बताइए सही उत्तर। सही आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर 4 आपके चौथे प्रश्न में सही है। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है आत्म प्रत्यय दूसरे के प्रति दृष्टिकोण है। साथियों, आत्म प्रत्यय या आत्म संप्रत्यय दूसरे के प्रति दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि स्वयं के प्रति दृष्टिकोण होता है। किसके प्रति? स्वयं के प्रति। पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो सत्य कथन है आत्म संप्रत्यय के बारे में, लेकिन चौथा विकल्प क्या है? असत्य कथन है आत्म संप्रत्यय के बारे में। अतः चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 क्या है साथियों? साधनात्मक अनुबंधनात्मक सिद्धांत में मुख्य कारक है पहचान, आकृतिकरण, प्रबलन और बहिर्गमन। पांचवें प्रश्न में देखिए, साधनात्मक अनुबंधनात्मक सिद्धांत की बात की जा रही है। तो इसका जो मुख्य कारक है किसका? साधनात्मक अनुबंधनात्मक सिद्धांत का साथियों, वो है प्रबलन। कैसे है प्रबलन? क्योंकि साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है, और स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है उसी को साधनात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं।
और इस सिद्धांत में इन्होंने किस पर बल दिया है साथियों? पुनर्बलन पर बल दिया है, और पुनर्बलन को ही क्या कहा जाता है? प्रबलन कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है साथियों आपसे? प्रश्न संख्या 6 है आपके, ठोस अधिगम सिद्धांत के जनक है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है और कोहलर है। इनमें से किसके द्वारा ठोस अधिगम का सिद्धांत दिया गया है? प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है आपके, वो कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? आपके विकल्प नंबर 1, ठोस अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत साथियों? उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, जिसको प्रयास व त्रुटि का या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो साथियों इसी सिद्धांत को ही ठोस अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। विकल्प 1 थॉर्नडाइक सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया था? श्रम का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और संज्ञान का नियम। तो जो नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था वो कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों? प्रश्न संख्या 7 में सही उत्तर की बात करें तो आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि थॉर्नडाइक ने श्रम का नियम भी दिया है, जिसको अभ्यास का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तत्परता का नियम भी दिया है साथियों, प्रभाव का नियम भी दिया है, जिसको परिणाम का नियम भी कहते हैं। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। मतलब ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, लेकिन संज्ञान का नियम ऐसा कोई भी नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। अतः प्रश्न नंबर 7 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? पावलोव के प्रयोग में यूएस है, घंटी, भोजन, लार और कुत्ता। तो साथियों पावलोव ने जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसमें यूएस का संबंध किससे बताया है? तो यूएस का पूरा नाम देखते हैं। यूएस का पूरा नाम है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल मतलब अनअनुबंधित उद्दीपक, एस मतलब स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। तो अनअनुबंधित उद्दीपक मतलब वह उद्दीपक जिसका अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ है। तो किसका नहीं होता है? भोजन का नहीं होता है साथियों। अतः भोजन को ही यूएस या अनकंडीशनल स्टिमुलस के नाम से जाना जाता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम सोपान कौन सा है? लक्ष्य है, आवश्यकता है, प्रेरक है और तर्कना है। तो जो अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम सोपान है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। अभिप्रेरणा चक्र के सोपानों की संख्या कितनी होती है साथियों? 3 होती है। अब कौन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आवश्यकता आती है। क्या आती है? आवश्यकता। फिर अंतर्नोद आता है, जिसको प्रेरक भी कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है लक्ष्य या प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन तो विकल्प में नहीं है, लेकिन लक्ष्य विकल्प में है, और लक्ष्य को ही प्रोत्साहन कहा जाता है साथियों। तो पहला विकल्प जो है ये अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम सोपान है, और अभिप्रेरणा चक्र का दूसरा सोपान प्रेरक या फिर अंतर्नोद होता है, और अभिप्रेरणा चक्र का प्रथम सोपान आवश्यकता होता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 ही सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 10वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10 क्या है? सृजनात्मकता की पहचान के लिए इनमें से कौन सा अवाचिक परीक्षण है? बच्चे, प्रौढ़, निरक्षर और शिक्षित व्यक्ति। 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही है? आपको सृजनात्मकता की पहचान करना है, तो इसके लिए जो निरक्षर, अवाचिक, क्रियात्मक, कोई सा भी नाम इसको दे सकते हो साथियों। जो अवाचिक परीक्षण है बच्चे, प्रौढ़ या शिक्षित व्यक्ति नहीं है, बल्कि निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं होता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है साथियों, उनके लिए जो परीक्षण आयोजित किया जाता है उसी को अवाचिक परीक्षण कहा जाता है। तो किन के लिए? निरक्षर के लिए। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है? अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम लिखा था यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अधिगम में, अभिप्रेरणा और अधिगम में कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक संबंध है, नकारात्मक संबंध है और इनमें से कोई भी नहीं।
11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। अभिप्रेरणा और अधिगम में जिस प्रकार का संबंध पाया जाता है वो आपको प्रश्न संख्या 11 में बताना है। देखिएगा, इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर नहीं है। प्रश्न संख्या 11 में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2। अभिप्रेरणा और अधिगम में कैसा संबंध है साथियों? सकारात्मक संबंध है, क्योंकि व्यक्ति यदि अभिप्रेरित रहेगा तो अधिगम भी जल्दी होगा, शीघ्र होगा और स्थायी होगा। इसलिए सकारात्मक संबंध ही सही रहेगा प्रश्न संख्या 11 में, दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की। देखते हैं 12वें प्रश्न को। आपके प्रश्न संख्या 12 है साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के बालकों का मूल्यांकन होना चाहिए। मौखिक परीक्षाओं के आधार पर होना चाहिए, लिखित परीक्षाओं के आधार पर होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए या प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर होना चाहिए। 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखिए, एनसीएफ 2005 का ये मानना है कि जो कक्षा 1 के बच्चे होते हैं और जो कक्षा 2 के बच्चे होते हैं साथियों, इनका मूल्यांकन मौखिक या लिखित परीक्षाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही है। देखिए, प्रेक्षण का अर्थ किससे लिया जाता है? अवलोकन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? अवलोकन से लिया जाता है कि बच्चे जो गतिविधियां कर रहे हैं उनकी गतिविधियों को देख करके ही उनका मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड विकल्प ही 12वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है आपसे? अल्फ्रेड बिने के अनुसार, किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के अनेक कारक पाए जाते हैं, बुद्धि में 2 कारक पाए जाते हैं, बुद्धि में 3 कारक होते हैं और बुद्धि का 1 कारक होता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 13 में आपको अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि से संबंधित ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखो, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत, जिसको बुद्धि का 1 कारक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि का 1 कारक सिद्धांत भी कहते हैं। और साथियों इनके अनुसार बुद्धि किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होती है, बल्कि समस्त मानसिक शक्तियां किसके अधीन होती है? बुद्धि के अधीन होती है साथियों। अतः बुद्धि में कितने कारक होते हैं? 1 कारक होता है, ऐसा अल्फ्रेड बिने का मानना था। तो चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 14 क्या पूछ रहा है आपसे? प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और कोयलर के द्वारा। तो इनमें से प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा खोजा गया था? 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ साथियों। 14वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, प्राचीन अनुबंधन इनमें से पावलोव के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? पावलोव के द्वारा। जबकि स्किनर ने कौन से प्रकार का अनुबंध दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया प्रकार दिया था और कोयलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था साथियों। तो चारों के बारे में ही अच्छी तरह से याद रखना है। 100% इनमें से प्रश्न आपके बनने वाले हैं 23-24 को। तो विकल्प आपके 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या पूछ रहा है? शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल युंग ने किया, केटल ने किया, आल्पोर्ट ने किया या क्रेशमर ने किया? तो साथियों कार्ल युंग ने तो देखो यहाँ पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। एक तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व और एक उभयमुखी व्यक्तित्व। ये तो सामाजिक गुणों के आधार पर था, तो ये आपका आंसर नहीं है। केटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। इन्होंने भी शारीरिक गुणों के आधार पर नहीं बताया है। तो आल्पोर्ट ने तो शील गुण के आधार पर बताया। किसके आधार पर बताया? आल्पोर्ट ने शील गुण के आधार पर बताया है। अतः एक विकल्प आपके पास बच रहा है साथियों, जो है आपके विकल्प नंबर 4। क्रेशमर के द्वारा, किसके द्वारा? क्रेशमर के द्वारा शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। आपके प्रश्न संख्या 15 में चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है? इनमें से संज्ञान का सही अर्थ है शारीरिक गुण, नैतिक विकास, मानसिक विकास और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो संज्ञान का सही अर्थ है वो कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं साथियों। देखो पहला, दूसरा या तीसरा, तो संज्ञान
संज्ञान का मतलब किससे लिया जाता है? ज्ञानात्मक विकास से। और ज्ञानात्मक विकास शारीरिक या नैतिकता से नहीं बल्कि मानसिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है साथियों। अतः आपके जो तीसरा विकल्प है 16वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 17 है आपके, किशोरावस्था में विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप कौन सी एक मुख्य समस्या उत्पन्न होती है? अभिप्रेरणा की कमी, अभिवृत्ति की कमी, संवेग की कमी और समायोजन की कमी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही आंसर होगा? देखो 17वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प क्यों सही है? क्योंकि यह कह रहा है समायोजन की कमी। जब किशोर अवस्था मतलब बालक यहाँ 12 से 18 वर्ष के मध्य उसकी आयु है, तो विकासात्मक परिवर्तन जो बालक में होते हैं उससे जो मुख्य समस्या उत्पन्न होती है, तो बालक अपने आसपास के वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता, उसमें अनेक परिवर्तन जब होते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर 4 ही आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 18 क्या है। एक अध्यापक अपने छात्रों की मदद कुछ इस प्रकार करता है कि छात्र एक विशेष विषय में सीखे गए ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय में कर सके। इससे जिसमें वृद्धि होती है वो है संज्ञान है, धारणा है, सहसंबंध है और अंतरण है। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद सही उत्तर का चयन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 18 में अगर हम सही उत्तर देखें तो आपके विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 दोनों ही सही है। कैसे है सही? क्योंकि ये कह रहा है अध्यापक क्या कर रहा है, छात्रों की मदद कैसे कर रहा है कि बालक एक विषय में जो ज्ञान सीखा है उसने उसको उपयोग दूसरे विषय में कर रहा है। तो एक विषय का संबंध दूसरे विषय से स्थापित किया जा रहा है तो उसको आप सहज संबंध भी कह सकते हो, और एक विषय के ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय में किया जा रहा है तो उसको अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण भी आप कह सकते हो। इसीलिए आपके तीसरा और चौथा दोनों ही विकल्प प्रश्न संख्या 18 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 19 से, मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति और चिंतन से, तर्क और समस्या समाधान से, निर्णय व अवबोध से और छात्र व सूची से। तो जिसका संबंध मानसिक विकास से नहीं है वो इनमें से किस विकल्प में दिया हुआ है साथियों? 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर है? तो देखो विकल्प जो दे रखे हैं इसके आधार पर अगर हम सही विकल्प चुने तो आपके प्रश्न नंबर 19 में चौथा विकल्प सही है। छात्र और सूची का संबंध मानसिक विकास से नहीं है, तर्क समस्या समाधान है, चिंतन और स्मृति है, निर्णय व अवबोध है, इन तीनों का ही संबंध मानसिक विकास से है चौथे विकल्प को छोड़कर। तो ओनली फोर्थ विकल्प ही आपके सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया, थॉमसन ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया और स्पीयरमैन ने दिया। तो साथियों 20वें प्रश्न में सही आंसर कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्यों रहेगा तीसरा विकल्प? क्योंकि स्पीयरमैन ने तो द्वितत्व का सिद्धांत दिया था और त्रितत्व का सिद्धांत दिया था। गार्डनर ने बहुकारक का नहीं बल्कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कैसा दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। और जबकि साथियों बहुकारक सिद्धांत जो है जिसको बुद्धि का बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 21 है, अभिप्रेरक है व्यवहार का आंतरिक कारक है, व्यवहार का बाह्य कारक है, व्यवहार का वास्तविक कारक है और व्यवहार का काल्पनिक कारक है। साथियों प्रश्न नंबर 21 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? जो अभिप्रेरक होते हैं साथियों ये व्यवहार का बाह्य कारक नहीं होता है बल्कि अभिप्रेरक को व्यवहार का आंतरिक कारक माना जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक को व्यवहार का आंतरिक कारक कहा जाता है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके 21 में सही रहेगा। देखो इसको वास्तविक या काल्पनिक कारक भी नहीं कहते अभिप्रेरक को। और एक और बात बता दूं कि ये जो पैटर्न है ना सेम ऐसा ही पैटर्न आपके 23-24 जुलाई को आपको मिलने वाला है, गारंटीड है इस चीज़ की। तो साथियों एक चीज़ याद रखना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यूँ मान लीजिए आप अपने आप को एग्जाम के लिए बहुत हद तक तैयार कर चुके हो साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। 22वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 22 है,
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको नैतिकता कहते हैं, उसको सामाजिकरण कहा जाता है, उसको भाषाई विकास कहा जाता है, या उसको वैयक्तिक मूल्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके सही है। प्रश्न को पढ़ लीजिए साथियों, और प्रश्न को पढ़ने के बाद में इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही रहेगा। तो चलिए 22वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखो 22वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2 सामाजिकरण। क्यों रहेगा दूसरा विकल्प सही? क्योंकि ये कह रहा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख रहा है, एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित होकर, एक दूसरे के साथ सक्रिय रहकर साथियों, तो एक दूसरे को देखेगा, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेगा। ये चीज़ें सामाजिकरण के अंतर्गत आएगी। अच्छी चीज़ें क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि मानव कल्याण की बात की जा रही है, इसीलिए दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से गतिक कौशल नहीं है चलना, दौड़ना, बोलना और सोचना। तो साथियों जो यहाँ पर गतिक कौशल आपको नहीं लग रहा है प्रश्न नंबर 23 में, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प, उसका चयन आपको 23 में करना है। तो देखो गतिक कौशल में चलना, बोलना और दौड़ना ये तीनों ही चीज़ें आ सकती है, लेकिन साथियों सोचना गतिक कौशल में नहीं आता है, बल्कि सोचना जो है ये मानसिक कौशल में आता है। किस में आता है? ये मानसिक कौशल में आता है, या फिर आप इसको संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत भी सम्मिलित रख सकते हो। अतः विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 है, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक है वर्दीमर है, कोहलर है, कोपका है और कर्ट लेविन है। तो साथियों 24 में देखिएगा जो गेस्टाल्ट स्कूल है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो गेस्टाल्टवादी सभी भर दिया आपने इस प्रश्न में तो सभी विकल्पों में। तो भाई गेस्टाल्ट जो स्कूल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं नॉर्मल इसमें कोहलर लगा देते हैं। गेस्टाल्ट स्कूल का संस्थापक कोहलर नहीं है, बल्कि गेस्टाल्ट स्कूल का संस्थापक कौन है साथियों? वर्दीमर है। अतः विकल्प 1 आपके 24 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे तो 25वां प्रश्न देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ध्यान संबंधी बाधा और अभिप्रेरणा का अभाव। तो जो यहाँ पर आपको अधिगम निर्योग्यता का लक्षण लग रहा है उसका चुनाव 25 में करना है। 25वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत देखिए भागने की प्रवृत्ति, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना और अभिप्रेरणा का अभाव ये मुख्य लक्षण नहीं है अधिगम निर्योग्यता के, बल्कि ध्यान संबंधी बाधा। बालक एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, इसको ADHD के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो ध्यान केंद्रण में समस्या आती है, ये मुख्य रूप से अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। विकल्प नंबर 3 आपके 25 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रहा है? विकास के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है और अभिवृद्धि गुणात्मक होती है। तो एक चीज़ है कि भाई यार विकास के बारे में पूछ रहे हैं और विकल्प में तो अभिवृद्धि दे दी। तो अभिवृद्धि विकास का ही एक अंग है साथियों। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि शारीरिक रूप से हमें जो दिखाई देता है कि वो लंबा है, वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है, तो साथियों बिल्कुल ये शारीरिक होती है। मात्रात्मक होती है, आप मापन कर सकते हो कि भाई यहाँ पर मात्रात्मक और मापनीय होती है। बिल्कुल सही है कि आप मापन कर सकते हो कि इसकी लंबाई इतनी है, इसका वजन इतना है। लेकिन अभिवृद्धि गुणात्मक नहीं होती है, बल्कि गुणात्मक क्या होता है साथियों? गुणात्मक विकास होता है। क्या होता है? गुणात्मक विकास होता है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है 26 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। तो देखो बुद्धि के आधार पर तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये किस समुदाय से
ये एक बालक किस समुदाय से आता है। लेकिन साथियों किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है तो आप उनकी भाषा को सुनकर और उनके विचारों को अभिव्यक्त वो जिस प्रकार करते हैं उनको सुनकर बिल्कुल आप उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आसानी से समझ सकते हो। गृह कार्य के आधार पर भी आप नहीं समझ सकते तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत है। ओनली तीसरा ही विकल्प 127 यहाँ पर 27 27वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है साथियों, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड और उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। 28 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके 28वें प्रश्न का सही आंसर है। साथियों सार्थक ज्ञान के सार्थक संरचना की बात की जा रही है तो पुरस्कार एवं दंड या उद्दीपन प्रतिक्रिया के माध्यम से ज्ञान के सार्थक संरचना की रचना नहीं होती है, बल्कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो बालक एक दूसरे के मध्य करता है उनके द्वारा ही बालकों में यहाँ पर ज्ञान के सार्थक संरचना की निर्माण होता है, उसकी प्रक्रिया का निर्माण होता है। तो विकल्प 1 आपके 28 में सही रहेगा। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे साथियों। तो प्रश्न नंबर 29 है, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ वस्तुएं भाग्यशाली होती है और सफलता पाने में इनकी सहायता करती है। ऐसे अंधविश्वास निम्नलिखित में से किसका परिणाम होते हैं। तो अंतर्दृष्टि का परिणाम होते हैं, व्यवहारवाद आशोधन का कार्यक्रम, या फिर ऑटो शेपिंग जिसको स्व आकृतिकरण कहते हैं, या फिर टोकन अर्थव्यवस्था। तो 29 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। देखिए कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि उनके पास कुछ वस्तुएं होती है और वो सोचते हैं कि यार ये वस्तु अगर मेरे पास है तो मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली हूँ और मेरा हर एक काम हो जाएगा। लेकिन साथियों ये उनका सिर्फ वहम होता है और इसी को ऑटो शेपिंग या स्व आकृतिकरण के नाम से जाना जाता है। विकल्प 3 आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 30वां प्रश्न देखने से पहले सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों 30वां प्रश्न, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो साथियों जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है वो इनमें से किसको केंद्र में रखकर बनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 में जो सही उत्तर है, शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षक को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। किसको केंद्र में रखकर बनाया जाता है साथियों, शिक्षक को केंद्र में रखकर। तो विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। कंप्लीट होता है आपका ये पेपर। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।